हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सेकंड के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, इस चैप्टर के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। स्टूडेंट, ये 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, क्लास 12 फिजिक्स जो है वो 2 पार्टों में है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। उसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका जो प्रकाशिकी है, ठीक है, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी चैप्टर। तो इस वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे। अगर आपने सेकंड फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अगर आप तरंग प्रकाशिकी पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो क्वेश्चन जो है आपके समझ में आसानी से भी आ जाएंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। यानी कि ऐसी कौन सी 2 भौतिक घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि प्रकाश जो होती है वो तरंग प्रकृति की होती है, ठीक है, यानी कि वो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्यतिकरण, ठीक है। ये पहली घटना है जिसमें आपको मैंने पढ़ाया समपोषी व्यतिकरण, यानी कि व्यतिकरण के बारे में मैं विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा है विवर्तन। तो ये 2 ऐसी भौतिक घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, यानी कि जो ये दर्शाती हैं कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति की होती है, ठीक है। तो ये 2 घटनाएं हैं, फर्स्ट है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन। इन दोनों के बारे में अगर विस्तार से जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सभी चैप्टर आपको पढ़ाए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इसके, ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, उसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तरंग प्रकाशिकी भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात आती है, वो क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है कि ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जो ये दर्शाती है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग की भांति कार्य करता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की होती है। तो वो एक जो घटना है उसका नाम है ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो ये दर्शाती है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंग की तरह होती है, ठीक है। अब तरंग प्रकृति जो है वो तो आपको पता हो गया कि प्रकाश जो है उसकी तरंग प्रकृति को व्यतिकरण और विवर्तन दर्शाता है। अब कौन से तरंग प्रकृति को, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को कौन दर्शाता है? ध्रुवण, ठीक है। तो ये सब घटनाएं हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जिसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर कि ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, यानी कि ध्रुवण कोण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम ध्रुवण कोण हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं। अब आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि आप भी कॉपी लेकर बैठ जाएं और इस टॉपिक को लिखना स्टार्ट कर दें, इसका डेफिनेशन, ठीक है, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्रुवण कोण क्या होता है, तो देखिए पारदर्शी माध्यम, ठीक है, पारदर्शी माध्यम, ठीक है, पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित, ठीक है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, ठीक है, समतल ध्रुवित होता है, क्या कहलाता है? ध्रुवण कोण, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वह
पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण, यानी कि कोई पारदर्शी माध्यम है जिस पर कोई आपतित प्रकाश आती है, ठीक है, तो जो आपतन कोण होता है उसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है और होता है, इस कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश जो है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, इसी कोण को हम कहेंगे ध्रुवण कोण, ठीक है। अब डेफिनेशन में मैं कोई ऐसा ट्रिक नहीं बता सकता जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम IP से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ध्रुवण कोण का जो चिन्ह है वो IP है, ठीक है, करते हैं, ठीक है, समझ में आया। बस इतना ही इसमें था कि ध्रुवण कोण जो होता है पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश अगर पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाए तो उस कोण को, उस आपतन कोण को हम कहेंगे ध्रुवण कोण, इसे हम IP से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें जो है एक नियम है जिसका नाम है ब्रूस्टर का नियम, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आता है जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको हम लगाएंगे, ठीक है। इसे देखिए क्या है कि वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है, कांच का अपवर्तनांक अगर 1.5 हो, यानी कि ब्रूस्टर कोण के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या होगा अगर कांच का अपवर्तनांक क्या हो, n हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें क्या दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं। तो हमें जो दिया गया है वो है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक दिया गया है कांच का वो कितना दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो n = 1.5 दिया गया है, ठीक है। अब ब्रूस्टर के नियम से एक फार्मूला होता है, ब्रूस्टर के नियम से, ठीक है। तो देखिए जो ब्रूस्टर के नियम का फार्मूला होता है वो होता है n =, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं n = tan IP, यानी कि tan जो है आपका, IP जो है यह है ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण को ही हम ब्रूस्टर कोण कहते हैं, ठीक है। तो n अपवर्तनांक बराबर tan IP, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ध्रुवण कोण निकालना है। तो IP = आपका हो जाएगा ये tan जो है, ठीक है, ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू आपका हो जाएगा n, ठीक है, tan इनवर्स n, क्योंकि हमने IP इधर कर दिया है, ठीक है। तो tan इनवर्स n यहाँ पर बचेगा। आगे देखिए हम कैसे लगाएंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर IP हमें निकालना, तो IP को हम ऐसे रहने देते हैं। अब tan इनवर्स और n के स्थान पर कितनी वैल्यू दी गई है तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो n का जो स्थान पर वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको 1.5, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटू 1.5, ठीक है। तो 1.5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जब आप IP यानी कि tan इनवर्स 1.5 जब इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनली आपकी आ जाएगी 56.3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर कोण की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब tan इनवर्स जो 1.5 की वैल्यू ही इतनी होती है, ठीक है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका होगा एक न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपको बताया, वो न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया गया था, अपवर्तनांक n दिया गया था 1.5, हमें लगाना था यहाँ पर ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर के नियम से n जो होता है वो tan IP के बराबर होता है, ठीक है। तो IP हमें निकालना था, तो tan इनवर्स इंटू n, IP = tan इनवर्स इंटू n की वैल्यू है 1.5, और tan इनवर्स 1.5 की जो वैल्यू होगी फाइनली वो हो जाएगी 56.3 डिग्री, क्योंकि हम IP लिख रहे हैं तो डिग्री हमें लिखना है क्योंकि ये कोण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर के चारों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में आ चुका हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।